द इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट। बेसिक आइडिया तो हम सबको है, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे कि ये लड़ाई असल में शुरू कैसे हुई। शुरू होने से पहले इस इलाके में कौन लोग रहते थे, ज्यूज की सेपरेट स्टेट की बातें आखिर कब और कैसे शुरू हुई, और ज्यूज इस इलाके में कैसे आना शुरू हुए, और वो कौन सा अकेला मुल्क है जो इस पूरी लड़ाई का अकेला जिम्मेदार है। लेट्स डिस्कस। ये बात एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि हिस्टोरिकली ज्यूज एक काफी परसिक्यूटेड और टारगेटेड माइनॉरिटी रही है। नियो बैबिलोनियन एम्पायर से लेके सेल्यूसिड एम्पायर, फिर रोमन एम्पायर, सब ने ज्यूज के साथ सलूक बुरा ही किया है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि क्रिश्चियंस ऑल्दो ये मानते हैं कि जीसस क्राइस्ट एक ज्यूइश फैमिली में पैदा हुए थे, लेकिन वो ये भी मानते हैं कि जीसस क्राइस्ट की मौत की जिम्मेदार ज्यूइश कम्युनिटी है। आज क्रिश्चियन ज्यादा इस पे बात नहीं करते, लेकिन आज भी क्रिश्चियन एंटीसेमिटिज्म की बहुत बड़ी वजह जीसस क्राइस्ट की मौत है, क्योंकि क्रिश्चियन ये समझते हैं कि जीसस क्राइस्ट की मौत सिर्फ और सिर्फ ज्यूज की वजह से हुई थी। और यह भी एक फैक्ट है कि इस परसिक्यूशन और टारगेटिंग की वजह से ज्यूज दुनिया में भागते ही रहे हैं और डिस्पर्स्ड ही रहे। एक सेपरेट ज्यूइश स्टेट की बातें तब शुरू हुई जब एक ऑस्ट्रियो हंगेरियन जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थियोडोर हर्सल ने ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी 1897 में, और दुनिया में तमाम फैले हुए ज्यूज को कहा कि उनको सबको पैलेस्टाइन माइग्रेट कर देना चाहिए, क्योंकि वो जगह उनके लिए एक बहुत रिलीजियस इंपॉर्टेंस रखती है। आज इजराइल में इस बंदे की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है और इसके नाम पे एक नेशनल हॉलिडे भी मनाई जाती है। इस ज़ायनिज्म के फाउंडर की जिंदगी में पैलेस्टाइन ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था, और ज्यूज की किसी किस्म की मूवमेंट पैलेस्टाइन में सुल्तान अब्दुल हमीद जो उस वक्त के ऑटोमन बादशाह थे, उनकी मर्जी के बगैर पॉसिबल नहीं था। तो इसने बहुत दफा सुल्तान अब्दुल हमीद को अप्रोच करने की कोशिश की, बहुत सी ऑफर्स भी दी, जैसे कि उस वक्त आर्मीनियन मैसेकर के बाद सुल्तान अब्दुल हमीद और पूरे ऑटोमन एम्पायर का रेपुटेशन पूरी दुनिया में काफी खराब हो चुकी थी। तो इसने सुल्तान अब्दुल हमीद को मैसेज पहुंचाया कि अगर आप मेरी हेल्प करें और ज्यूज को पैलेस्टाइन में आने दें, तो मैं दुनिया में आपकी रेपुटेशन बहाल करने में काफी हेल्प कर सकता हूं। उस वक्त ऑटोमन एम्पायर अपनी आखिरी सांसें ले रहा था और पैसों की भी बेहद जरूरत थी। तो थियोडोर ने सुल्तान अब्दुल हमीद को मैसेज पहुंचाया कि आपको जितने पैसे चाहिए हम अरेंज करके देंगे, हम फाइनेंस करेंगे ऑटोमन एम्पायर को, हम हेल्प करेंगे, आप सिर्फ ज्यूज को पैलेस्टाइन में एंटर होने दें और सेटल होने दें। सुल्तान अब्दुल हमीद ने इसकी कोई बात नहीं मानी और सब ऑफर्स ठुकरा दी और कहा कि किसी सूरत भी ज्यूज पैलेस्टाइन में सेटल नहीं हो सकते। सुल्तान अब्दुल हमीद से इस दलालत के बाद थियोडोर ने दुनिया में बहुत शोर मचाया, बहुत ज़ायनिज्म को प्रमोट किया, बहुत सी रैलीज निकाली और बहुत से लोग भी अपनी तरफ कर लिए, लेकिन फिर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने या किसी भी और इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ने इसको खास नहीं डाली। खैर वक्त गुजरता गया और फिर 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गई। एक तरफ थी सेंट्रल पावर्स जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन एम्पायर शामिल थे। दूसरी तरफ थी एलाइड पावर्स जिसमें यूके, फ्रांस, रशिया और अमेरिका शामिल थे। अब इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट में हम इन दोनों के अलावा एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर अमेरिका को समझते हैं कि अमेरिका इनको सप्लाई करता है फंड्स, अमेरिका इनको सप्लाई करता है वेपन्स, अमेरिका ही इनको शय देता है। ये सब बातें अपनी जगह, लेकिन एक चीज को हम बहुत आसानी से इग्नोर करते हैं, एक और मुल्क को हम बहुत आसानी से इग्नोर करते हैं जो कि अकेला इस पूरी लड़ाई का जिम्मेदार है, और वो है ग्रेट ब्रिटेन। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी ने एक ज्यूइश कम्युनिटी के बहुत इंपॉर्टेंट फिगर हेड वॉल्टर रॉथशाइल्ड को एक खत लिखा। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि रॉथशाइल्ड फैमिली एक ज्यूइश फैमिली है और वो 2 सदियों तक दुनिया की अमीर तरीन और इन्फ्लुएंशियल तरीन फैमिली रही है और आज भी बहुत इन्फ्लुएंशियल है। खैर जो खत उसने लिखा उसे कहते हैं बैलफोर डिक्लेरेशन। वैसे तो ये खत सिर्फ 67 वर्ड्स का है, लेकिन ये छोटा सा खत इस पूरी इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट की बुनियाद बना। बैलफोर डिक्लेरेशन में यूके ने रॉथशाइल्ड फैमिली को यह ऑफर दी कि अगर वो और पूरी ज्यूइश कम्युनिटी ऑटोमन एम्पायर को हराने में यूके की और एलाइड पावर्स की हेल्प करेंगे, तो वो ये कमिटमेंट देते हैं कि पैलेस्टाइन में ज्यूइश कम्युनिटी को एक अलग मुल्क और एक नेशनल होम बनाने में यूके उनकी पूरी सपोर्ट करेगा। बहुत सी ऑफर्स बहुत सी मुख्तलिफ अरब स्टेट्स को भी दी गई, जिन्होंने काफी खुशी खुशी वो ऑफर्स एक्सेप्ट भी की और ऑटोमन एम्पायर को हराने में यूके की और एलाइड पावर्स की काफी हेल्प की। सैडली बेसिकली यूके ने बहुत आराम से, बहुत प्यार से, बगैर ये सोचे कि पैलेस्टाइन में 90% लोकल नेटिव पैलेस्टीनियन अरब्स रहते हैं और वो बहुत सदियों से वहां रह रहे हैं, बगैर उनसे बात किए, बगैर उनकी हामी लिए, बगैर उनसे डिस्कस किए उनका इलाका किसी और को कमिट कर दिया, जस्ट लाइक दैट। अब होता यह है कि वर्ल्ड वॉर 1 एलाइड पावर्स जीत जाती हैं और
ऑटोमन एम्पायर हार के टूट जाता है। Allied powers मेनली यूके और फ्रांस ऑटोमन एम्पायर का इलाका आपस में बांट लेती हैं और पैलेस्टाइन का इलाका यूके के पास आ जाता है। 1923 से लेकर 1948 तक यूके गवर्नमेंट दबा के ज्यूज को पैलेस्टाइन में सेटल करवाती है। 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान पैलेस्टाइन में ज्यूज की पॉपुलेशन थी सिर्फ 3% और यूके गवर्नमेंट की इन सब हरकतों की वजह से 1947 में ज्यूज की पॉपुलेशन पैलेस्टाइन में बढ़ के 10 गुना बढ़ के 33% हो गई। 1948 में ब्रिटेन ये बहुत प्यार से फैसला करता है कि यार ये बहुत ख्वारी है, हमसे ये नहीं हो पाएगा, हम अब इस इलाके में मजीद नहीं रहना चाहते और हम यहाँ से जा रहे हैं, ये मसला अब हमारा नहीं है, ये मसला अब यूएन का है, तुम लोग आपस में देख लो किसने रहना है किसने नहीं रहना। तो मतलब सारा फसाद डाल के सारा गन डाल के यूके बहुत प्यार से निकल गया और यूके के जाते ही ज़ायनिस्ट मिलिट्री फोर्सेस को खुली छूट मिल गई और उन्होंने तकरीबन 10 लाख पैलेस्टीनियन से उनके घर छीन लिए। अब इस वक्त तक पैलेस्टाइन में जूस की पॉपुलेशन 33% तक हो चुकी थी, लेकिन उनके पास लैंड सिर्फ 6% था। इस बात का भी उनको बहुत गुस्सा था कि यार यहाँ के बदमाश हम हैं और हमारे पास लैंड ही नहीं है। अब वक्त क्योंकि बदल चुका था और जूस की दुनिया में इन्फ्लुएंस काफी बढ़ चुका था, स्पेशली यूएस और यूके में, तो यूएन ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसके बाद पैलेस्टाइन 2 हिस्सों में डिवाइड होना था, एक जूइश स्टेट और एक अरब स्टेट, और 56% ऑफ द बेस्ट अवेलेबल लैंड जूस को मिल जाना था। पैलेस्टीनियंस को तो ये यूएन का रेजोल्यूशन बिल्कुल नामंजूर था क्योंकि वो उस वक्त पैलेस्टाइन में 94% ऑफ द लैंड ओन करते थे और वो क्यों चाहेंगे कि बाहर से कुछ लोग आए जूस और वो आके उनके लैंड पे बड़े आराम से कब्जा कर लें। लेकिन जूइश सेटलर्स को ये मालूम था कि ब्रिटेन तो यहां से जा रहा है और उनके जाने के बाद यहां के बादशाह भी हम होंगे और बदमाश भी हम होंगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट का मैंडेट खत्म होता है 1958 में और अगले ही दिन इजराइल अपने आप को अनाउंस कर देता है और उसके बाद उनका मकसद सिर्फ एक रह जाता है कि पैलेस्टीनियंस को डराओ, धमकाओ, मारो और उनसे उनका लैंड छीनो। 1947 से लेकर 1949 तक कोई 15,000 पैलेस्टीनियंस को मारा गया और कोई 7.5 लाख पैलेस्टीनियन फैमिली से उनके घर छीन लिए गए और इसको पैलेस्टाइन में नुकबा भी कहते हैं, यानी द ग्रेट एक्सपल्शन। इस सब के बाद इजराइल ने कोई 78% लैंड पे कब्जा कर लिया और बाकी 22% को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, जिसका नाम आजकल आप सुनते हैं वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप, जहां से हमास ने ये लेटेस्ट अटैक इजराइल पे लॉन्च किया है। तो आज पैलेस्टाइन की ये शक्ल है। इजराइल ने तकरीबन सारे ही मुल्क पे कब्जा कर लिया हुआ है और पैलेस्टीनियंस को, लोकल पैलेस्टीनियंस को 2 बड़े बड़े जेलों में बंद कर दिया जिनका नाम है वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप। और फिर कहते हैं हमास को मसला क्या? भाई मसला तो ये है कि तुमने पूरे मुल्क पे कब्जा कर लिया है, उनके मुल्क पे कब्जा कर लिया है, बल्कि इजराइल ने तो वो भी कर लिया है जिसकी उसको इजाजत ही नहीं थी। यूएन के मुताबिक जेरूशलम इजराइल अपना कैपिटल डिक्लेयर नहीं कर सकता था क्योंकि मुस्लिम्स के लिए भी जेरूशलम की उतनी वैल्यू है जितनी जूस के लिए और क्रिश्चियंस के लिए भी उतनी वैल्यू। लेकिन ट्रंप के दौर में इजराइल ने यह भी करके दिखा दिया और ट्रंप ने अपनी वीटो पावर इस्तेमाल करते हुए इजराइल की पूरी हमायत की। लेकिन यह बात बताना भी जरूरी है कि किसी और इंपॉर्टेंट मुल्क ने इस डिसीजन की हमायत नहीं की। तो आज हमने डिस्कस किया कि सारा इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट शुरू कैसे हुआ और कैसे जूस यहाँ पे आके सेटल होना शुरू हुए और किसने उनको आने दिया, किसने उनको हेल्प किया और कैसे इजराइल ने पूरे पैलेस्टाइन के मुल्क पे कब्जा कर लिया और पैलेस्टीनियंस को मारा, धमकाया, जलील किया, उनको घरों से निकाल दिया। और आज सिचुएशन आपके सामने है, हमास और इजराइल की दोबारा लड़ाई शुरू हो चुकी है। लेट्स सी वेयर इट सेटल्स, हाउ इट पैन्स आउट। लेकिन एक बात बताना भी बहुत जरूरी है कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में मुस्लिम दुनिया ने भी यूनाइट होके पैलेस्टाइन का साथ नहीं दिया। सब अपनी अपनी गेमें खेलते रहे एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग गाजा स्ट्रिप के लिए हालात बहुत मुश्किल हो रहे हैं एंड इट्स नॉट लुकिंग गुड फॉर देम एट ऑल।